कृष्ण चंद्र की कहानी एक तवायफ का खत। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम जिन्ना के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत न मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और कुमास की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा यह खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूं, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही, ये खत मुझसे बेला और बतून लिखवा रही हैं। मैं सिद्ध दिल से माफी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फिक्र आपको नागवार गुजरे, उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतून मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी जिंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवायफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूं। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर और अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं करना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको तवाइफियत के इसरार रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतून की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा हो, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मेरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहां बम्बई के सुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफीद हो। गौर फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज्यादा करीब है क्योंकि नदारी में तवाफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाजार बहुत खूबसूरत है, इसके मकीन भी खूबसूरत हैं। उसके बीचों बीच ड्रम की गड़गड़ाहट शब रोज जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते और लौंडे शूदे और बेकार और जराइमस पेशा मखलूक उसकी गालियों का तवाफ करती नजर आती हैं। लंगड़े, लूले, उबास, मदकूक, तमाशबीन, आतिश व सुजाक के मारे हुए काने, लुंजे, कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सीले हुए फुटपाथ पर मेलों के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयलों के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बाजी हार बेचने वाले कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोटे कसकर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालबार हिल पर क़याम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब के कोठी के सामने गुजरी थी और वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे इस कदर अकीदत है, आपको मैं ठीक तरह से बयान नहीं कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो सिर्फ आप है। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नियत से नहीं।
बतून की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है। गो फॉरेस्ट रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी भी आपको बताऊंगी। तो ये फॉरेस्ट रोड जहां मैं रहती हूँ, फॉरेस्ट रोड के मगरिबी सिरे पर जहां चीनी हजाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना है, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूंगी वहां पर मेरी दुकान है, और वहां पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है, और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती, और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं है। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात और कूजा दिन में भी लोग ठोकर खाकर जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं, जहाँ भर की गालियां बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुरा जनी होती है। वो एक खून दूसरे तीसरे रोज होते रहते हैं। गर्जे की हर वक्त जान जैक में रहती है, और फिर मैं कोई अच्छी तवायफ नहीं हूँ कि पवई जाकर रहूं या वर्ली पर समंदर के किनारे एक कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवायफ हूँ, और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में इसी फॉरेस्ट रोड पर किसी दुकान में बैठी हूँ, और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपए तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं, फिजा मुताफिन है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और खारिश ज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपए तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम आता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है, और एक तरफ बड़ा सा पलंग है, और उसके नीचे एक छोटा सा पलंग है, और उसके नीचे मेरे कपड़े के संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलाई नहीं कराई, न वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ, और दिन को वही गांव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतून को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतून फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती है। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी आपके खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा ये खत भी ना पहुँचेगा। फिर भी मजबूर हूँ, ये खत लिख के रहूंगी कि बेला और बतून की मर्जी यही है। शायद आप कियास कर रहे हो कि बेला और बतून मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है, जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था, और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए के इवज खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उसी लड़की को दिल्ली से लेकर आया था जहां बेला के माँ बाप रहते। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पूछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था। शराफत और साथ की छुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी
اور جب وہ راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو تینگ کرنا شروع کیا، اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کر گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے دوسرے ہندوؤں کے گھر کے سامنے ایک جم غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلمان تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کر پھینک دیے۔ وہ پستان جس نے ایک ماں، کوئی ماں ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ دودھ بھرے پستان اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ کاٹ ڈالے گئے۔ کسی نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روحوں میں یہ سیاہی بھر دی تھی۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقال بھی نہ تھا۔ وہ ایک ایسی سعادت، بے رحمی، بزدلی اور شیطنت تھی جو تاریخ کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی۔ پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب سے لڑکے سے شادی کر دیتے۔ وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خواہد سے، اپنے ننھے ننھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے، لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی، اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے انسانیت کی وہ تلخ ہی ہے، یا اس کا جو لہو ہے موت کی جو پیاس ہے قائد اعظم صاحب، شاید اگر آپ اسے دیکھ سکے تو اس کا اندازہ کر سکے، ان بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے۔ جو اسے مٹاتا ہے اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کر سکتا۔ بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے یہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سگی بہنیں نہیں ہیں۔ بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جلندھر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواری۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان، لیکن گیور پٹھان جو دیوں سے کھیم کرنے میں آ کے بس گیا تھا۔ جاٹوں کی اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس حلم و آشتی میں رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ صدیوں سے مہاراجا رنجیت سنگھ نے انان حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا، لب و کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، 7 میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی آپ تو خود کشمیری النسر ہیں،
फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में डगमग होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी से गले सड़े मार दाढ़ी, घुन मूछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले चार बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था, पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे। जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इन्कलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस की ही तो थी वो। अनपढ़ बतूल वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपए में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हल्क को चीर कर उसकी ये आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुकाला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुल दरख्शा, मरजाना, सोहन, बेगम एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से, पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुशवरी का नाम ले सकता है, अशोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा की शर्मजादों के गुण गा सकता है, बतून के बेबस भिजे हुए होठों, उनकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांत के निशान, उसकी भरी हुई टांगों की नहमारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुताफिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रो में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझसे ना कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने ना की हो, न सुनाई होगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और शायद एक तवायफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि अब बेला और बतून का क्या होगा। बेला और बतून दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतून आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती हैं जो चीनी हज्जाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतून को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जलंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतून की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं। मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहब, मैं चाहती हूँ आप बेला को अपनी तुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा एक दफ़ा इन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नोहा सुनिए
یہ نوحہ جو نوا خالی سے راول پنڈی تلک اور بھرت پور سے بمبئی تک گونج رہا ہے، کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آواز سنیں گے آپ کے مخلص فارس روڈ کی ایک طوائف۔